हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज हम करने जा रहे हैं एक नई जर्नी की शुरुआत। ये जर्नी स्टार्ट हो रही है हमारे घर से और केदारनाथ तक। और आप सभी का स्वागत है इस न्यू जर्नी में, इस नए ब्लॉग में। मैं आपको आज दिखाऊंगा हम कहाँ से स्टार्ट करके ऋषिकेश तक का, जो कि आज का हमारा डेस्टिनेशन है, वो पहुंच रहे हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लखनऊ से। तो आइए हमारे साथ इस जर्नी का मज़ा लीजिए और इस जर्नी में आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बताता रहूँगा कि कहाँ पे क्या है, रास्ते किस तरह से हैं और ओवरऑल पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं रास्ते में आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा जिन जिन रास्तों से हम गुजर रहे हैं और कहाँ से हम जा रहे हैं। तो आपको बस इस सफ़र का मज़ा लेना है और इन्जॉयमेंट करना है। और ये मेरी गारंटी रहेगी कि ये सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हेलो दोस्तों, आज जैसे कि मैंने बताया था, हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। और ये अभी हम रास्ते में हैं लखनऊ के आगे। ये लखनऊ से संडीला की तरफ जो रास्ता जाता है वो है। और इसके पहले जब हम आए थे तो ये रास्ता बन रहा था, ये 4 लेन बन रहा था। इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। अभी भी कहीं कहीं पे थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आपको रास्ते की अपडेट मैं देता रहूँगा जगह जगह, जहाँ जहाँ हम पहुँचेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे और एंजॉय करिए इस जर्नी का। गाइस, अब हम चल रहे हैं इस समय नैनीताल हाईवे पे। ये देखिए, ये सुंदर सी रोड है। हाईवे के चारों तरफ पेड़ है। हाईवे पे जब इस तरह के पेड़ होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, सभी को पसंद है। कम से कम गर्मी के इस मौसम में सभी को छाया देते हैं और छाया देने के बाद साथ में लोग जगह जगह रुक सकते हैं, कम से कम आराम कर सकते हैं। जिनको अगर थोड़ा ट्रैवल नहीं करना है या थोड़ा आराम करना चाहते हैं, गर्मी से थोड़ा आराम पाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये पेड़ बहुत ही मददगार होते हैं। अब रही बात जा कहाँ रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि आज हमारी जर्नी है ये केदारनाथ के लिए। और हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। अभी हम नेक्स्ट जो हमारी सफ़र में एक नया पड़ाव था बरेली का, वो हमने पार कर लिया है। और ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं ये लोग और ये कैसे किस तरह के इस टमटम में बैठ के जा रहे हैं। और पीछे बहुत ही अनसेफ किस तरह से लटक के बैठे हुए हैं लोग। दैट इज़ नॉट रियली गुड। ये बस्ती अभी यहाँ पे है, थोड़ी सी घनी बस्ती सी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे पेड़ मुझे सबसे अच्छे लगे कि जो रोड के दोनों तरफ पेड़ हैं। अगर थोड़ा आबादी वाला एरिया छोड़ दिया जाए तो बाकी पेड़ दोनों तरफ हैं। तो अच्छी सी जगह है। ये बरेली के आगे जो किच्छा की तरफ हाईवे और नैनीताल हल्द्वानी वाला हाईवे जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा मेंटेन भी कर रखा है। यहाँ पे अभी तक का अगर मैं बात करूँ तो हमें एक टोल बूथ पड़ चुका है और उस टोल बूथ पे हमने एक टोल कटवाया। अभी टोल ऑब्वियसली लगा हुआ है वहाँ पे, तो उसके आगे अभी हमको कोई टोल नहीं मिला है। अभी चल रहे हैं। अगर कोई ऐसा टोल या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, आप लोग को अगर सफ़र करो या इस जर्नी में आपको जो हेल्पफुल हो, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं ज़रूर अपने साथ शेयर करूँगा। तो आप इन नज़ारों को देखिए आराम से।
अब हम चल रहे हैं काशीपुर, बाजपुर और देहरादून से जो नैनीताल जाता है हाईवे, उसमें आप देख सकते हैं हाईवे बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वेरी स्मूथ ट्रैफिक। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हरिद्वार यहाँ से अब 150 किलोमीटर के करीब रह गया है। सो जो लोग दिल्ली, हरियाणा जाने वाले या देहरादून जाने वाले होते हैं या देहरादून से नैनीताल जाते हैं, वो भी इसी हाईवे का यूज़ करते हैं। इस हाईवे पे हम रुद्रपुर से यूपी से कनेक्ट, बरेली से जब आते हैं तो रुद्रपुर पे आते हैं और रुद्रपुर से यहाँ हाईवे नैनीताल वाला जो है और जो कि देहरादून जाता है उसको पकड़ते हैं और उससे हम नैनीताल की तरफ या देहरादून की तरफ जाते हैं। अब लग रहा है कि एक फास्ट टैग का जो है वो आने वाला है, टोल गेट आने वाला है, तैयारी कर लेते हैं। टोल गेट जो है बहुत सारे टोल गेट हैं यहाँ पे, मेरी समझ में नहीं आता है कि इतने सारे टोल गेट क्यों बनाए गए हैं। अभी तो हम एक जगह देखे आए हैं, तो कितने किलोमीटर पे ये टोल देना पड़ रहा है, ये थोड़ा उसका विषय है, चर्चा का विषय है। जबकि हमारे रोड परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कह चुके हैं कि अगर 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर के एरिया में आप एक जगह टोल दे चुके हैं तो दूसरी जगह आपको टोल नहीं पड़ेगा। लेकिन पता नहीं ये पॉलिसीज़ कब इम्प्लीमेंट होंगी और कब ये दिखेगी हमें रोड पे। तो तब तक के लिए नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, मौसम बिल्कुल बदल गया है। सुबह थी कड़ी धूप, अब हो गया है अंधेरा थोड़ा थोड़ा। ये अंधेरा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि शाम ढल गई है, अंधेरा इसलिए हुआ है क्योंकि ये देखो काले बादल ऊपर दिख रहे हैं जो वो बरसने को तैयार हैं, वो तैयार हैं बरसने को, दिखाने को अपना कड़ा तेवर। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये दृश्य। ये देखिए ये अभी मैं बिजनौर ज़िले में हूँ। ये ज़िला लगता है बिजनौर और हरिद्वार यहाँ से 25 किलोमीटर करीब रह गया है और समय हो रहा है शाम के 4:30 से थोड़ा सा ज़्यादा 4:40। तो अनुमान है कि 5:30 बजे तक का हम वहाँ पहुँच जाएंगे और मौसम एकदम से चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये हम आ गए हैं भोले बाबा की नगरी हरिद्वार में। ये अब हम गंगा का जो पुल है उसको पार करके चंडी देवी के नीचे से हर की पैड़ी की तरफ जा रहे हैं सीधे। और वहाँ पे ये बहुत ही पुराना हरिद्वार का जो पुल है वो है, वहाँ पे अभी चल रहे हैं। सामने मनसा देवी ऊपर है, वो भी दिखाई दे रही होंगी आपको, वो मंदिर है सामने। हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे अभी क्योंकि दूसरे वाले पुल पे काम चल रहा है। एक लेन ही चल रहा है, एक पुल चल रहा है और एक बंद है अभी काम के लिए, रिपेयरिंग के लिए। इसका इधर वीडियो जी दोस्तों, अभी हम की पैड़ी के सामने से जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं महादेव और इसका कब निर्माण हुआ था मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, काफ़ी साल हो गए हैं तब से ऐसे ही था। वो रास्ता आपने बगल में देखा था, वो हर की पैड़ी की तरफ जाने वाला रास्ता था और हम आगे चल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश का हाईवे के ऊपर जो फ्लाईओवर बना हुआ है ये रिसेंट में ही बना है। रिसेंट मतलब कुछ पिछले सालों में, जब लास्ट अर्ध कुंभ यहाँ पे हुआ था 2018 में आई बिलीव, उसके बाद ये कंप्लीट हुआ है या उसके पहले कंप्लीट हुआ है। तो इसको बनने से बहुत ज़्यादा आरामदायक सफ़र हो गया है, क्योंकि अगर ये जब तक नहीं था तब तक बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता था, क्योंकि नीचे का जो ट्रैफिक है
शहर के हरिद्वार शहर की तरफ से जो ट्रैफिक ऋषिकेश की ओर जाता था, हर तरह से वो नीचे वाली जो रोडें थी उन्हीं पे आके मर्ज होता था और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगता था। खास के जब शाम का समय होता था, ऑफिस आवर्स जिनको कहते हैं हम, उस टाइम पे, और ख़ास करके जब सावन का महीना होता है या अदर कोई पर्व विशेष स्नान होते हैं, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। बाकी अब हम ऋषिकेश की ओर हेड कर रहे हैं। ऋषिकेश में आज नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद हम आगे की जर्नी प्लान करेंगे। मे बी पॉसिबल कि हम देहरादून में भी रहें एक आध दिन, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स लोग यहाँ पे रहते हैं, तो सबके यहाँ जाने का प्रोग्राम भी होगा और उसके बाद आगे का प्रोग्राम हम बनाएंगे, जैसे कि आगे जाना है उसी हिसाब से। और आगे आप ही देख सकते हैं कि ये मौसम इस समय बहुत ही अच्छा है। जगह जगह रास्ते में बारिश भी हुई थी, खासकर यहाँ पहुँचने के बाद, तो उससे बहुत ही आराम मिला है। मौसम में जो गर्मी है वो नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, मैं कुछ खास बातें कहना चाहता हूँ। आई सॉ दैट समवन वाज थ्रोइंग पेट बॉटल, जो पानी की बॉटल होती है, वो बाहर फेंक रहे थे अपनी खिड़की से, और चिप्स रैपर्स जो होते हैं वो भी फेंक रहे थे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी गाड़ी में एक डस्टबिन जरूर रखें, जिससे कि हम अपना जो कूड़ा होता है, जो कि हम रास्ते में अगर लंबा सफ़र खा रहे हैं तो उसमें डालें, और जब at the end of our journey we dispose it off in a proper way। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्या होता है कि अगर आप सड़कों पे यहाँ पे कूड़ा फैलाएंगे तो वो बह के नदी में जाएगा, और ख़ास करके गंगा नदी जो हमारी पावनी नदी है, परम पवित्र नदी है, जो पावन पवित्र, उसमें जाएंगे और उससे हमें पुण्य तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एक पाप हमारे से हो जाएगा जाने का। और जो हम उसको वहाँ पे नहीं फेंक रहे थे, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ जाता है, नालियों को भी चौक कर देता है और नदियों पे भी गंदगी जाती है। दूसरी चीज़, ये अपने दोस्तों से ये व्लॉग देख रहे हैं और जो तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन या तीर्थों का अवगाहन करते हैं, उनको खास ये बात ध्यान रखने की योग्य है कि आप जब भी जाएँ तो अपना आचरण, व्यवहार, शुचिता, मर्यादा, इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द ही रखें। ये जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो तीर्थ में, जिस भी तीर्थ में हम गए हैं, चाहे आप हरिद्वार आएँ, चाहे वृंदावन जाएँ, चाहे चारों धामों की जो यात्रा है वो करें, अगर हमें आचरण में मर्यादित हम नहीं हैं, हमने शुचिता के साथ वो यात्रा नहीं की है, तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। वो केवल एक तीर्थाटन हो जाएगा, वो केवल एक पिकनिक हो जाएगी, वो तीर्थाटन नहीं होगा, वो आपकी धार्मिक यात्रा नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने देखा, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो लोग हैं बहुत ही पवित्र लोग, पवित्र भाव से लोग आते हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी लोग मैंने देखे रास्ते में भी, और लास्ट ईयर भी मैंने देखे थे, वो जगह जगह कि दारू पी रहे थे, रुक के रास्ते में, तीर्थ जा रहे हैं, झंडा लगा के जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं बियर खरीद रहे हैं, कहीं पे वाइन शॉप से वाइन ले रहे हैं। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ बिहेवियर वी शुड शो। हम यहाँ पे जब आ रहे हैं, या कोई भी आ रहा है जो यहाँ नहीं रहने वाला है और वो बाहर से आ रहे हैं, वो एक स्पेशल मंतव्य लेके आ रहे हैं, अपने मन में एक बात लेके आ रहे हैं कि हमें भगवान का साथ चाहिए, भगवान के दर्शन जो हैं वो हमको मिले। लेकिन हम ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से हमारा जो पुण्य बनने वाला है वो तो बनता ही नहीं है, बल्कि जो हमारा पुण्य का एक स्टोर है वो उससे भी कम हो जाता है जब हम ऐसे काम करते हैं। आपको पिकनिक मनाने आए हों तो बिल्कुल जाइए, जिन जगहों पे पिकनिक मनाई जा सकती है वहाँ जाइए, लेकिन ये जो चार धाम हैं हमारे, या जो भी पवित्र स्थल हैं, पवित्र तीर्थ हैं, वहाँ पे आप पिकनिक मनाने के मनोयोग को लेके ना जाएं। अगर आप ऐसे जाते हैं तो ये निश्चित ही आपके सौभाग्य में कमी करेगा, आपको पुण्य
जो भी आपको मिलने वाले हैं वो वहाँ के नहीं मिलेंगे। आप अपने हृदय में प्रभु के प्रति भाव लेके ज़रूर जाएं। और इसलिए मेरा ये सबसे ही विनम्र निवेदन रहेगा। दूसरी बात है, ये मैं और कहना चाहता हूँ कि जब आप अगर केदारनाथ, खास करके केदारनाथ और बद्रीनाथ जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ की यात्रा करने जाएं तो आप अपने गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएं साथ में ठीक ठाक, और उसमें से एक विंड शीटर या रेन कोट वगैरह थोड़ा जो हैवी होते हैं वो लेके जाएं। उससे आपको भीगने में, रास्ते में अगर कहीं आप पैदल यात्रा कर रहे हैं या आप वहाँ पे घूम भी रहे हैं, क्योंकि बारिश का कोई समय नहीं होता है इन सब जगहों पे, कभी भी बारिश आ जाती है, तो आप वो बारिश में भी आप एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं, या वहाँ पे दर्शन करने के लिए मान लीजिए आप कहीं कतार में हैं, पंक्ति में हैं, तो भी आपको ये मदद करेंगे। आपके साथ एक, आप अगर नहीं ले जा रहे हैं तो अम्ब्रेला भी ले जा सकते हैं, छाता लेके जाइए, और ख़ास करके उन जगहों पे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ऊपर पहाड़ी इलाकों में। दूसरी चीज़ है, मैंने देखा कि जो लोग खुद ड्राइव करके आ रहे हैं वो लोग कृपया पहाड़ी जो तरीके हैं यहाँ पे गाड़ी चलाना पे, पहाड़ों पे खासकर उनको फॉलो करें। बहुत बार मैंने देखा कि अगर कहीं पे एक जगह पे लाइन लगी होती है, गाड़ियाँ रुकी होती है, तो कुछ लोग उसको जंप करके दूसरी लाइन जो खाली होती है उसमें जाते हैं। भाई वो लाइन जो है दूसरी तरफ का ट्रैफिक आने के लिए है, वो आपको जाने के लिए नहीं है। अगर आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको फिर वहाँ से वापस आना पड़ेगा और लास्ट में आना पड़ेगा। फिर आप बीच में कहीं पे अपनी गाड़ी को लगाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी आपको जगह नहीं देगा अंदर घुसने के लिए लाइन में। तो आप कृपया इन सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे आपका ही पीस ऑफ माइंड रहेगा अगर आप इनको फॉलो करेंगे। जब आप मोड़ों पे गाड़ी चलाते हैं तो धीमे करके मोड़ें, अगर स्पीड में है तो उसको कम करें, और अपनी लेन में ही गाड़ी को ड्राइव करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुर्घटना होने का जो चांस होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब आप स्पीड में रहते हैं मोड़ों पे तो आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे शार्प टर्न होते हैं पहाड़ों पे। ये छोटी सारी बातें हैं, मैं सोच रहा था जो हमारे भाई बहन हैं इस व्लॉग को देखेंगे वो ध्यान रखें और इसका फॉलो करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग आउट द प्रेशियस टाइम टू वॉच दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे, और आगे के ब्लॉग में आपको जैसे जैसे जर्नी होगी वैसे वैसे दिखाता रहूँगा। जय महादेव।